IGV। वेलकम साथियों, मैं पीके प्रेम फिर से आप लोगों का IGV में स्वागत करते हैं और चलते हैं यूपी PCL के लास्ट एक एग्जाम में 150 क्वेश्चंस है, जिसमें लास्ट स्लॉट मतलब 5 स्लॉट में हमने बताया 30 के स्लॉट में वीडियो बनाना था जो आपको प्रोवाइड एनालिसिस करवाया। उसका लास्ट स्लॉट है 5th पार्ट, ठीक है। तो इसका एनालिसिस आज करेंगे। हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन तक का एनालिसिस कर चुके थे, अभी स्टार्ट करेंगे 121 नंबर से, ठीक है। तो समय को किल नहीं करते हुए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस यहाँ कह रहा है कि एक फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर, फ्लोरेसेंट लैंप में इलेक्ट्रॉनिक चौक का जो पावर होता है वो फैक्टर कितना होता है। लगभग पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी, याद रखिएगा, इकाई होता है। लगभग इकाई, लगभग बोल देते हैं, यानी लगभग बोले, यहाँ परसेंटेज में दिया गया तो 98% होगा। ये 98% फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चौक का पावर फैक्टर किसके बराबर? लगभग इकाई के बराबर, यानी 98% के बराबर। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला इसका आंसर है, ठीक है। ये था 121 नंबर क्वेश्चंस का जवाब। चले अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि कर्षण यानी ट्रैक्शन कार्य के लिए, ट्रैक्शन कार्य कहाँ होता है? ट्रैक पर होता है। ट्रैक कहाँ होता है? रेलवे में। रेलवे में ट्रैक्शन के कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं? ये आपको सरल भाषा क्वेश्चन है, रेगुलर में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहते हैं डीसी सीरीज मोटर। कौन सा? सीरीज मोटर, क्योंकि सीरीज मोटर हमेशा लोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका कितना होता है? हाई होता है, ठीक है। ये लोड को डायरेक्ट डाल करके इसमें चला सकते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन में और पटरी में क्या होता है? लोड, हमेशा लोडिंग होता है, स्टार्ट करते हैं, काम होता है, तो इसीलिए वहां पर डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। ये यहां से डायरेक्ट चलते हैं आपको स्लाइड में लेकर के। ये 122 नंबर एक ट्रैक्शन मोटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर टेपिंग स्विच, ट्रांसफॉर्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो ट्रांसफॉर्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है ये आपको भी बताते हैं। ट्रांसफॉर्मर स्विचिंग यहाँ पर देखिए, स्विचिंग में पहले एक देखिए, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में लगा होता है। ये देखिए, ये है ना, ये मान लीजिए प्राइमरी है। प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राइमरी यानी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। इसी में क्या होता है? टेपिंग निकला हुआ होता है। तो ये जो हुआ, अभी यहां से यहां तक के बीच में अगर सप्लाई लेंगे तो इतना ही वाइंडिंग सेकेंडरी में होगा। सेकेंडरी में अगर और एक टेपिंग दे दे तो यहां से इसको नहीं हटाएंगे, यहां से यहां के बीच में देंगे तो इतना भाग आ जाएगा सेकेंडरी में। तो ये स्विचिंग किस में लगा है? सेकेंडरी वाइंडिंग में। किसमें? सेकेंडरी मतलब द्वितीयक वाइंडिंग में, जो ऑप्शन में है द्वितीयक वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की टेपिंग स्विच, ऑटो ट्रांसफार्मर में टेपिंग होता है, दोनों वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग में निर्धारित होता है। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन यानी बनावट बनाया जाता है कि दोनों वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग भी उसी पर और द्वितीयक वाइंडिंग भी उसी पर होता है, लेकिन टेपिंग करके निकाला होता है। समझ गए? इसीलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका स्विचिंग होता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट वाला, कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं? आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लाइन है। जिस लड़के को, जिस बच्चे को वोल्टेज समझ में नहीं आता है, यहाँ से पूरी समझ में आ जाएगा
क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाली दाव, कहते हैं वोल्टेज किसे कहते हैं, लड़का मुंह बाप देता है, भाई क्या बोले क्या होता है धकेलने वाला, इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, याद रखिएगा, ठीक है। यही एक बल है जो किसी भी चालक में, किसी भी तार में जो करंट आपके घर तक आता है ना, तो उसी में ये बल लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन को धकेल करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, जिसका नाम हिंदी में विभव होता है। ये क्या है, विभव। समझ में आया? ये क्वेश्चंस ये रहे, बहुत ही इजी है समझाने के लिए कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज वह जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य करता है, वह होता है वोल्टेज यानी ईएमएफ। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया वोल्टेज। ओके, चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर डैश के बने होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाला, ये है ना रोटर, ये जो गोल वाला अंदर में घूमता है मोटर में, उसको बोलते हैं रोटर पार्ट। क्या है, रोटर है। और जो अस्थिर रहता है यानी बॉडी, ये जो खोल है ना ऊपर वाला कवर, जिसपे स्टेटर, इसमें वाइंडिंग किया गया है, कॉइल लपेटा गया है, इस पर टर्मिनल बॉक्स दिया गया है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर। दोनों किस चीज के बने होते हैं यहाँ पर पूछा है, तो ये ऑप्शन के माध्यम से पढ़ते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम कोर। भाई एल्युमिनियम कोर होगा नहीं, क्योंकि गर्म हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एक होता है कॉपर कोर। कोर मतलब स्लॉट, ये देख रहे हैं, ये वाला जिस पर वाइंडिंग किया है, जिस खांचा में, ये ठीक है। जैसे ये भी, इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट ये होता है, कहता है इस्पात का। इस्पात कोर तो होता है, लेकिन लेमिनेटेड इस्पात होता है। क्या, लेमिनेटेड मतलब डिस्क होता है ना, सीडी वाला, डीवीडी वाला, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे पर रख दीजिए, एक पे दो, दूसरे पे तीसरा, तीसरा पे चौथा, और पूरा एक ठोस प्रकार का हो जाएगा, उसमें स्लॉट काट दीजिए तो वो हो जाता है लेमिनेशन, लेमिनेटेड। वो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। क्या होता है, इंसुलेटेड मतलब कुचालक होता है, एक दूसरे के बीच में वोल्टेज या करंट एक दूसरे से पास नहीं करेगा, तो लेमिनेटेड कोर का बना होता है। समझ गए? और ये क्या कहते हैं, आयरन स्टील का बना होता है। ठीक, समझ गए? मतलब लेमिनेटेड कोर का। ये लेमिनेटेड क्या करता है, हीटिंग, एडी करंट्स को भी क्या करता है, कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक डैश के अनुपात को कहते हैं। अंतराल कारक मतलब हुआ पीच फैक्टर। क्या हुआ, पीच फैक्टर। पीच फैक्टर, पीच फैक्टर का परिभाषा होता है कि आप जो होता है वाइंडिंग अंतराल यानी वाइंडिंग पीच और पोल पीच के रेशियो। पोल यानी कि कितने पोल का आपका जनरेटर है, वो पोल की संख्या यानी पोल के पीच, पोल के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ, और इसमें जो वाइंडिंग किया गया है उसका जो अंतराल होता है, कितने अंतराल पर किया गया है, इस दोनों के अनुपात को बोलते हैं पीच फैक्टर। क्या बोलते हैं, पीच फैक्टर। तो वाइंडिंग अंतराल और पोल अंतराल यानी वाइंडिंग पीच और पोल पीच, वाईपी, ये दोनों का अनुपात होता है क्या, पीच फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी चीज को इसमें नहीं समझेंगे। ठीक है, ये रेशियो किसी काम का नहीं है। अपना आंसर निकाल लेते हैं, काम खत्म करते हैं वहीं से। लेकिन अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा है कि एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल नेम यानी फुल फॉर्म क्या होता है, एमएमएफ। अभी इससे पहले हमने बताया था ईएमएफ, ठीक उसी प्रकार उसमें हमने विद्युत परिपथ में बताया था। ये पूछ देता है कभी कभी कि विद्युत चुंबक में, विद्युत परिपथ में जो ईएमएफ होता है उसी के एनालॉगस यानी समान
एमएमएफ होता है तो वो पूछता है क्वेश्चन में ईएमएफ के एनालॉगस विद्युत चुंबक परिपथ में क्या होता है। तो एमएमएफ मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, इसका काम है फ्लक्स को चुंबकीय परिपथ में चलाना, और यानी फाई को, और उसका काम है करंट को विद्युत परिपथ में चलाना। किसका? ईएमएफ का। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? एमएफ का पूरा नाम मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर का, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में छोटे स्टेप कितने होते हैं। ये स्टेपर मोटर होता है, इसमें खांचा होता है और ये घूमने वाला, हम थोड़ा एक ही डाल देते हैं आपको रोटर के लिए, ठीक है। ये जब घूमता है तो इसका कितना स्टेप होता है। स्टेप मतलब ये घूमता है तो एक बार यहाँ धीरे धीरे घूमता है, स्मूथली नहीं घूमता है, ये स्टेप बाय स्टेप घूमता है। जैसे रोबोट में, रोबोट का हाथ देखते हैं हम लोग, तुरंत हाथ घुमा देते हैं ऐसे फटाफट, लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसे घूमेगा, इधर राइट घुमाना है तो फिर ऐसे घूमेगा, फिर नीचे जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो 360 डिग्री जब करंट जाती है, यानी पूर्ण चक्र होता है, उतने देर में कोई भी स्टेपर मोटर या रोबोट 200 स्टेप ले सकता है। जैसे उसके हाथ में आप क्या करते हैं, जैसे हाथ है, किसी उठाना है तो इसको उठाना, मान लीजिए हाथ में क्या है, मार्कर है, ये रोबोट क्या करता है, स्टार्ट करता है तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे आके नहीं पकड़ लेता है, देखें वो ऐसे आएगा, ऐसे हाथ उठाएगा, ऐसे स्पीड ऐसे 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 करके, मतलब 200 स्टेप उतने देर में पूरा हो जाएगा। कितनी देर में? एक चक्र में कितना? 200 स्टेप स्टेपर मोटर का यूज रोबोट में करते हैं। चले, समझ में आया? स्टेपर मोटर का 200 स्टेप बाय स्टेप घूमता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। किधर गया भाई अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये चलिए, ये है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर में आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। इससे पहले हमने फिगर बनाया था ऑटो ट्रांसफार्मर का, फिर हम बता रहे हैं इसका। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग यानी प्राथमिक वाइंडिंग, और दूसरा इसी पर जो टेपिंग होता है, इसी में क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, आपको क्या होता है, वोल्टेज अगर आपका कम हो जाता है क्या करते हैं आप, इसको घुमाते हैं, कभी इधर कभी आगे कभी पीछे। तो वही क्या होता है, जब वोल्टेज कम हो जाता है तो आप अगर घुमाते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग के अपेक्षा में सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न दे देते हैं और वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, यानी बढ़ा देता है। आपके टीवी में वोल्टेज पूरा हो जाता है और आपका टीवी चलने लगता है। इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये टेपिंग है, क्या है, टेपिंग। इसी में ये हुआ द्वितीयक वाइंडिंग। और कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो भी बंद हो जाता है, तो अपना क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं, यानी जहां सप्लाई लोड की तरफ जो वाइंडिंग होता है उसके टर्न की संख्या को, उसके लपेट की संख्या को कम कर देते हैं घुमा करके, और वोल्टेज कम होता है, आपका टीवी सुरक्षित चलता है। तो स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। समझ गए, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चले आगे, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यूनिवर्सल मोटर करते हैं, जिसको एसी सीरीज मोटर कहते हैं। आप यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मतलब सदा किसी भी चला दीजिए। यूनिवर्सल मोटर जो है ना, ये यूनिवर्सल मोटर होगा। कौन सा? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलता है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलता है, और ये सीरीज मोटर होता है। कौन सा? सीरीज। समझ गए, ये सीरीज मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत है? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने रहा। स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज में कैसे बनाया जाता है। स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज में कैसे बनाया जाता है।
केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दिया जाता है जहां डैश की आवश्यकता होती है। देखिए दोनों तीन फेज का मोटर है, इंडक्शन मोटर ही है, लेकिन एक है प्रेरण बोलते हैं और दूसरा स्लिप रिंग बोलते हैं। मतलब प्रेरण मोटर में एक स्लिप रिंग मोटर, एक स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज मतलब पिंजरा वाला, ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला पिंजरे की तरह होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायरल केज। आगे होता है स्लिप रिंग। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है ना आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर में समझिए, ये देख रहे हैं, ये है स्क्वायरल केज। एक स्क्वायरल केज मतलब पिंजरा वाला ये, और ये स्लिप रिंग वाला, इस पर 3 स्लिप रिंग लगा हुआ है। कितना? 3, 1 2 3। इसी पे क्या करते हैं, अलग से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जोड़ते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि अधिक टॉर्क पैदा करे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है रेजिस्टेंस का। इसको हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके लोड टॉर्क को बढ़ाने के लिए। टॉर्क बढ़ाने के लिए यह स्लिप रिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला मोटर, और ये है लो स्टार्टिंग टॉर्क वाला, कि इन दोनों में वरीयता किधर दिया जाता है, जहां उच्च प्रारंभिक टॉर्क मतलब लोड लगा करके अधिक वजन, अधिक लोड को चलाना चाहिए, वहां आवश्यकता होता है किसका? स्लिप रिंग मोटर की आवश्यकता, वरीयता दिया जाता है। वहां पर पहले स्क्वायरल केज को नहीं दिया जाता है, इसीलिए उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो स्लिप रिंग मोटर की आवश्यकता होती है। समझ गए क्वेश्चंस को? चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है चीनी मिट्टी एक डैश है। चीनी मिट्टी आप अपने घरों में नहीं देख पाते हैं इसको, क्योंकि आप रोड पर जाइए, जहां पर आपका ट्रांसमिशन लाइन गुजरता है, सर्विस लाइन गुजरता है, वहां पर तार जाता है ना बिजली वाला, वहां ऊपर में देखेंगे 3 गो ऐसे गोला गोला रहता है, ऐसे और उसके ऊपर से तार गुजरा हुआ रहता है 3 फेज का। समझ रहे हैं? कि आप देखे होंगे 3 वायर जाता है। ये बना होता है चीनी मिट्टी का। किसका? चीनी मिट्टी का। ये क्यों बना होता है? आपका जो पिलर होता है ना आरसीसी का, यानी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट वाला, उस पर, ताकि उसके अंदर करंट नहीं जाए और लीकेज करंट नहीं हो, इसीलिए ये इंसुलेटर यानी विसंवाहक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? विसंवाहक। मतलब चीनी मिट्टी एक चालक नहीं है। जब चालक नहीं है तो सुपर कंडक्टर के कंडक्टर है ये नहीं है। कंडक्टर मतलब चालक, जिसमें बिजली बह सके, विद्युत का आवागमन हो सके, उसको बोलते हैं चालक यानी कंडक्टर। ठीक है, ये पहले तो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर तो सुपर छोड़ दीजिए, ये कंडक्टर है ही नहीं। सेमी, सुपर, ऊपर डुपर कोई हिट नहीं। अरे कंडक्टर नहीं है, वो कुचालक है, विसंवाहक यानी इंसुलेटर। इसी को बोलते हैं इंसुलेटर यानी विसंवाहक भी बोलते हैं, यानी इसी को कुचालक भी बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बहुत जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, जहां एक लैंप डैश से नियंत्रित होता है। ये इंटरमीडिएट, एक नाम सुनेंगे 2 वे, और यह इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को बोलते हैं मध्यवर्ती, यानी मध्यवर्ती स्विच आपको दिखाते हैं। ये स्विच का कनेक्शन है मध्यवर्ती स्विच का, मतलब ये एक चीज लगा, ये है मध्यवर्ती स्विच और ये है 2 वे स्विच। एक मध्यवर्ती स्विच यूज करने के लिए आपको 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी, हमेशा याद रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जब एक बल्ब है और 3 जगह से कंट्रोल करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? एक इंटरमीडिएट का और 2 2 वे स्विच का। आप 3 2 वे स्विच का भी यूज करके 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए? 3 से तो कर ही सकते हैं, 4 स्थान से भी कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट स्विच, मध्यवर्ती स्विच यानी लैंप को 3 और अधिक स्थान से स्विच का कंट्रोल कर। जैसे सीढ़ी है, आप ऑफिस से आए, आपके घर में आपकी वाइफ है, खाना बना रही है, वो नहीं आएगी, लेट है, या तो कोई नहीं है, मान लीजिए चली गई है, वो अपने मायके चली गई है, तो आपको क्या करना है? फिर खुद से आना है, लाइट जलाना है, लाइट जला,
आप अंदर जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे, तो भाई क्या करना है, पीछे वाले बल्ब को आप जब पहुंच गए तो आप क्या करें, अपने घर में जाइए, वहाँ स्विच ऑफ कर दीजिए, आपका गेट का बल्ब बंद हो गया और सुरक्षित बिजली आपकी खपत नहीं हो पा रही है, आपका बिजली बच रहा है। और आसान भी है कि भाई आप फिर आएंगे जलाने बंद करने के लिए तो फिर अंधेरे में जाएंगे नहीं ना, इसलिए ये इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं 3 स्थान या उससे अधिक के लिए एक बल्ब को जलाना है तब। चले, समझ में आ गया, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, ये देखिए, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आपके घर में जो बिजली मिलती है वो कौन सा वैल्यू आता है, RMS वैल्यू। कौन सा, RMS वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू का मान होता है 0.70। समझ गए क्या होता है 0.70। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है फॉर्म फैक्टर का, किसका, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मैं क्लियर करके लिख देता हूं, ये फॉर्म फैक्टर, इसका वैल्यू होता है 1.11। ठीक है, 1.11 याद रखिएगा, समझ गए। चले आगे, एसी में RMS का मान 0.707 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने पर कौन सा क्षय बढ़ता है, कौन सा क्षय नहीं बढ़ता है, मतलब हानि हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने घर में कोई मशीन लगाए हैं, तो क्या मतलब कौन चीज बढ़ाने से किसका लॉस अधिक होगा। आइए ट्रांसफार्मर में समझते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, इसमें ये कोर लेमिनेटेड को है ना, एक पर एक सेट लेमिनेट करके, ये है कोर, और ये जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सा, प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें आपको क्या करता है, सप्लाई आपको आता है और इधर लोड नहीं लगाए हैं। कह रहा है कि जब लोड लगा देंगे, लोड के अनुसार मान लोड अभी कम लगाए हैं, तो इसमें जो होने वाला लॉस यानी तांबा क्षय यानी कॉपर लॉस, तांबा का क्षय यानी लॉस। अगर लोड बढ़ाएंगे तो करंट अधिक बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इसमें हीट भी अधिक होगा, I²RT, यानी कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I²RT। तो हीट किसका बढ़ा, लोड बढ़ा रहे हैं आप तो करंट अधिक बढ़ेगा, करंट अधिक बढ़ेगा तो हीट के रूप में लॉस होगा, वो लॉस परिवर्तन होगा, वेरिएबल होगा, किसका, कॉपर लॉस। कोर में होता है आयरन लॉस, ध्यान दीजिएगा, कोर में होता है आयरन लॉस, आयरन का ये बना होता है मान लीजिए, इसीलिए इसके वजह से जो हानि हुआ आयरन लॉस और कॉपर लॉस निर्भर करेगा लोड के परिवर्तन पर। तो तांबे का क्षय, समझ गए, लोड के परिवर्तन के अनुसार तांबे यानी कॉपर लॉस वेरी करता है, आगे पीछे कम नीचे ऊपर नहीं, वैल्यू में। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, केबल के जोड़ के लिए, पकड़ के लिए लग्स किस सामग्री की बने होते हैं। देखिए क्या होता है ना, आप जैसे इन्वर्टर को देखेंगे वहां पर जो बहुत अच्छा रहता है, नट बोल्ट से भी कसा रहता है, लेकिन जब कोई मशीन पर, बड़े बड़े मशीन जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है, वहाँ पर या नहीं तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर आप ले जाते हैं ना, तो एक लग्स का उपयोग होता है। वो लग्स क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लग्स है, ये क्या है, एक टर्मिनल है, उस पर क्या करते हैं, इसको फंसा देते हैं। ये देखिए ना होल, ये वाला, इसमें नट बोल्ट लगा करके कस देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इधर से तार दर्द करके तार डाल दिए, और क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल, किससे कसते हैं, दबा देते हैं। आपको हैमर नहीं, क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, याद रखिएगा, ये नाम सुने हैं आप लोग, क्रिम्पिंग टूल। इसका काम है लग्स को दबाने का काम करता है, क्रिम्पिंग टूल इसका नाम होता है। इसमें वायर घुसा दीजिए अंदर में, और क्रिम्पिंग टूल से जोर से दबा दीजिए, तब पूरा क्या होगा, मैकेनिकली टाइट हो जाएगा, और यहाँ पर भी टाइट होगा, स्पार्किंग की संभावना नहीं होती है। तो ये बनता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। और सबसे अच्छा, जहाँ जितना करंट की आवश्यकता अधिक होती है उसके अनुसार लगाते हैं। बहुत तगड़ा करंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट है, तो कॉपर का लेते हैं, क्योंकि वह कम ज्वलनशील होता है, और ये भी होता है एल्यूमिनियम का। तो दोनों, ये लग्स
किसका किसका, तो एल्यूमिनियम और कॉपर का तार को जोड़ने के लिए, ठीक है, इसमें डाल के जोड़ दीजिए। आज देखिए ऐसे भी आप क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए और दूसरा दो मान लीजिए ले लीजिए, एक इधर से भी जोड़ दीजिए और दोनों के बीच में नट बोल्ट से कस दीजिए, यहाँ भी लग्स है, इसमें भी वायर देके क्रीपिंग टूल से दबा दीजिए और इधर भी दबा दीजिए, आपका ज्वाइंट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। समझे, किसका, कॉपर और एल्युमिनियम का, यानी तांबा और एल्युमिनियम का, ये समझ गए, ये आपका ऑप्शन एल्युमिनियम और तांबा लग्स बना होता है कॉपर और तांबा का। चलिए, किस स्टार्टर में 3 संकुचक 1 टाइमर प्रयोग होता है, पढ़े हैं किस स्टार्टर में, किस में होता है। देखिए स्टार्टर जो होता है ना, DOL स्टार्टर नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर में यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होता है क्या, संकुचक। संकुचक मतलब कॉन्टेक्टर बोलते हैं। ये देखिए, ये है ना कॉन्टेक्टर, इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और ये NONC होता है, इसमें कनेक्शन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आपस में इसको क्या करता है, इसमें अंदर में कनेक्शन होता है, अंदर में ऐसे, तो इस क्या करता है, सटाता है, सट गया और सप्लाई इधर से इधर जाने लगा, ये कॉन्टेक्टर है। तो 3 कॉन्टेक्टर का जरूरी पड़ता है, कितना, 3 कॉन्टेक्टर का, और ये एक टाइमर है। टाइमर का क्या काम है कि आपको स्टार में चलाना है ना, मतलब 75% स्पीड पकड़ता है जब आपका मोटर, तो वो क्या करता है, डेल्टा टू स्टार में कनेक्शन करता है, ठीक है, स्टार टू डेल्टा में, यानी पहले चलता है स्टार में फिर चलेगा डेल्टा में, क्योंकि स्टार्टिंग करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो किसका, 3 स्टार्टर का और 1 संकुचक का स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ऑटोमेटिक मतलब आप अपने से स्टार्ट, एक होता है हैंडल वाला कि 75% स्पीड हुआ तो आप हैंडल से स्टार से डेल्टा में कर दीजिए, लेकिन इस स्टार्टर में ऐसे बनाने से कुछ नहीं करना, सीधा लाइन दीजिए, इसी ये अपने आप 3 सेकेंड या 5 सेकेंड या 7 सेकेंड जितना सेट कर दीजिए टाइमर का, टाइम का वैल्यू 7 सेकेंड के बाद उसको डेल्टा से स्टार से डेल्टा में उसको कन्वर्ट कर देगा। समझ गए ना, तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में 3 संकुचक 1 टाइमर का उपयोग होता है। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर की बॉडी डैश की बनती है, तो बॉडी याद रखिएगा, जितना भी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर जो भी है उसका बॉडी पार्ट क्या होता है, कास्ट आयरन का बनता है, जिसको हम लोग ढलवा लोहा बोलते हैं, ढलवा इस्पात बोलते हैं, ऐसी को कास्ट आयरन बोलते हैं, कास्ट स्टील, यहाँ पर कास्ट स्टील इसके लिए, और यहाँ पर आयरन यानी लोहा के लिए कास्ट आयरन बोलेंगे। हिंदी में भी लिखा रहता है इसे, ये कास्ट आयरन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसी आपको बताए हैं, पिछले वीडियो अगर आप देख रहे होंगे पीछे के क्वेश्चंस में, तो हमने बताया था कि स्टार्टर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, किसके, डीसी में। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं। पहला होता है दो बिंदु वाला, यानी 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। और उसके बाद होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, याद रखिएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर, और होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर में सीरीज मोटर चलाते हैं, डीसी सीरीज मोटर। 3 पॉइंट में शंट मोटर चलाते हैं, और 4 पॉइंट में कंपाउंड मोटर चलाते हैं। शंट भी इससे चला सकते हैं, कंपाउंड मोटर, याद रखिएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछता है 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर स्टार्ट करने के लिए, कंपाउंड मोटर स्टार्ट करने के लिए आप यूज करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पेज पर है, ये हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि रंगों का अनुक्रम, अनुक्रम मतलब क्या, अरेंजिंग, ये अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा क्रम में कोडित किया गया है, मतलब रंगित किया गया है, तो कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्या होगा भाई, कार्बन प्रतिरोध देखें, आप देखेंगे कलर वाला, आप जैसे मोबाइल खोलते हैं, रेडियो खोलते हैं, तो क्या होता है, कलर कोडिंग वाला होता है, उसमें ब्लू नीला वाला लाइनिंग होता है ना, आपका भी छोटा छोटा होता है, लेकिन वो वैल्यू उसका बड़ा होता है भाई, दिखने में छोटा है,
क्या कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वो छोटा होता है लेकिन उसका पावर अधिक होता है। समझ गए? तो आइए इसका वैल्यू निकालने के लिए समझते हैं कैसे निकालते हैं। यह कह रहा है कि आपको याद रखिए इसका कोड होता है, हमेशा कोड को ध्यान में रखेंगे। कोड का कलर कोड होता है बीबी रॉय वाला फॉर्मूला आप पढ़ेंगे ऐसे कहानी की तरफ से। आपको थोड़ा सा बता देंगे हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर रहा है कि पहले है लाल, बोले तो ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, यानी बीबी रॉय। स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, लाल यानी रेड, तो 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो रेड के लिए कितना, 2, तो पहले है 2 रेड के लिए। पीला के लिए कितना होगा, येलो, देखिए 4 है। आपको यही से आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 2 4 है नहीं कहीं, आपको ये याद है। और ये पर आगे चलिए, क्या है यहाँ पर, भूरा, भूरा है। ब्राउन, ब्राउन का क्या होगा भाई, ये होगा 0 1 का, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक के बाद ब्राउन 1, उसके बाद एक सुनहरा का, ये जो लास्ट वाला कलर होता है ना, इसे उसका टॉलरेंस के रूप में लेते हैं। तो सुनहरा मतलब सिल्वर कलर का, और सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±5%। ये जो गोल्ड होता है ना, चांदी, तो उसका होता है ±10%। तो ये आंसर आपको आगे यहीं से, इसका रेड का 2, येलो यानी पीला का 4, ठीक है। यानी कि पीछे हम आपको फिर से फ्रेश में दिखा रहे हैं। ये फिर से चले, यहां लिख देते थोड़ा सा, ये BROY, ये अनुक्रम होता है इसे। तो ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो। तो रेड का देखिए कितने, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो रेड है यहाँ 2। उसके बाद है येलो, पीला, पीला का 4, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप बना लेंगे, थोड़ा सा भी याद रहेगा कलर कोड का तो आप बना सकते हैं। कलर कोड के लिए ढेर सारा क्वेश्चंस होता है भाई, उसको हम लोग वहाँ सॉल्व करते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद, पीरियोडिक टेबल नहीं, कलर कोड टेबल याद करना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्या है, क्वेश्चन समझ गए, कलर कोड बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे, जैसे एक पूर्णतः आवेशित मतलब फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी यानी सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप देखिए बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसमें आप क्या करते हैं, पानी होता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, ये जो देख रहे हैं ना आपको, ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से किसी भी द्रव का घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर। समझ गए? हाइड्रो मतलब देखिए उसमें जल होता है ना, पानी होता है ना, हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, इसीलिए हाइड्रोमीटर याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर बहुत कंफ्यूज, एक होता है हाइग्रोमीटर, वो आर्द्रता मापता है। कौन? एक होता है, देखिए ये होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर, वो आर्द्रता मापता है। आर्द्रता, क्या? आर्द्रता। समझ गए? ये है हाइड्रोमीटर। तब फुल आवेशित होने के लिए 1280 इसका रेशियो होता है दोनों के बीच। और जब 1100 है ना, तो फुल डिस्चार्ज बोलिए, कोई काम का नहीं है, फुल्ली डिस्चार्ज। जब 1100 से कुछ ज्यादा है, मान लीजिए 1200 है ना, या 1180 है, तो उसमें थोड़ा सा चार्ज है, थोड़ा चार्ज। जब 1280 है तो फुल चार्ज, इसीलिए यह आंसर पूर्ण आवेशित का होगा 1280। ठीक है, इस पे दर्शाया हुआ रहता है। इसके बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये BIS के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में पूर्ण लोड पर वोल्टेज ड्रॉप डैश की अनुमति नहीं है। आपको पहले बताया मैंने कि करंट की अनुमति की बात करें तो करंट की अनुमति 1 यानी 1/5000, 1 एम्पियर का 5000वां भाग अगर लॉस हो रहा है तो उतना का अनुमति है करंट में। लेकिन वोल्टेज की बात करता है तो 3% वोल्टेज अगर लॉस हो रहा है
यानी नहीं मिल पा रहा है, लीकेज हो रहा है, उतना का अनुमति ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया तो समझिए आपके लिए हानि है। समझ गए? 3%, याद रखिएगा, वोल्टेज के लिए 3%, करंट के लिए 1/5000वां भाग। चलिए समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओसीबी का पूरा नाम। ओसीबी क्या है? एक होता है सर्किट ब्रेकर। आप पावर में जब वहां सब स्टेशन होता है, उप सब केंद्र होता है, वहां पर क्या करते हैं, आप कनेक्शन को हटाते हैं, कनेक्शन को शट डाउन करते हैं। कभी कभी तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज करंट जाता है, और जैसे ही तार को हटाएंगे ना कनेक्शन को, तब बहुत सारे स्पार्क होगा। जैसे वहां पर तार जुड़ा हुआ रहता है, जैसे इसको अलग करेंगे तो इसके बीच में क्या होता है, बहुत चिंगारी स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होने से वहां के डिवाइस में वहां पर आग लग सकती है, भयंकर आग लग सकती है। समझ गए? इसीलिए वहां ब्रेकर का यूज करते हैं। तो डिफरेंट प्रकार का ब्रेकर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ओसीबी का पढ़ते हैं। ओसीबी का मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको बता दे रहे हैं, क्या खासियत है इसका। ये देखिए, मान लीजिए ये एक ऐसा है, ऐसा बना देते हैं, ये बना देते हैं। मान लीजिए ये कनेक्शन इसमें घुसा करके यहाँ कनेक्टिंग दे दी है, ये ऐसा, और इससे वायर निकाल दिए, इसमें भर दिए तेल। कौन सा तेल? ट्रांसफार्मर ऑयल, डाइलेक्ट्रिक ऑयल। एक होता है यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्शन वाला, एक होता है फिक्स, एक होता है मूवेबल। तो जैसे इसको ऊपर सटाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, सट जाएगा और करंट इससे जाने लगेगा। और जैसे सटाएंगे तो एयर के कारण, एयर गैप के कारण चिंगारी होगा, और चिंगारी इस जल में ही, सॉरी जल नहीं, तेल में क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आग नहीं लगेगा। तो ये होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसको स्पेशली सब लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर ओसीबी बोलते हैं। एक होता है एसीबी, याद रखिएगा, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर भी होता है। तो वहां पर हवा का झोंका दिया जाता है। एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सीकेटी यानी सर्किट ब्रेकर। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग यानी वायरिंग के बीच में फेज अंतर कितना होता है। आपको पहले भी बताए थे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग क्या होता है। देखिए, एक आपका मोटर है और ये वो आपका आर्मेचर समझो मोटर का, और इसमें दो वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग, दूसरा ये वाइंडिंग। तो आर्मेचर के सीरीज में जो वाइंडिंग लगाएंगे यहां पर, तो एक होता है रनिंग वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। एस वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग, आर मतलब रनिंग वाइंडिंग। समझ गए? यहां से आप सप्लाई दीजिए, आपका मोटर चलेगा। तो 90 डिग्री, कितने का? 90 डिग्री का विद्युतीय रूप से। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि आरसीसी पोल का प्रयोग डैश लाइन में किया जाता है। आरसीसी का मतलब पहले समझिए ना। आरसीसी मतलब था रेनफोर्स्ड, RAIN, रेन, FORCED, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। ये आपके गली मोहल्ले में हमेशा दिखता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ पोल बोलते हैं आरसीसी पोल। उसका उपयोग 11 kV तक करते हैं। कितना? 11 kV, यानी आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है 11,000 वोल्ट तक जो होता है उसमें आरसीसी का करते हैं। और 11,000 वोल्ट से यानी ज्यादा, यानी 2,20,000 यानी 33 kV जब ऊपर चला जाता है तो वहां पर हम लोग टावर का यूज करते हैं, स्टील टावर का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है,
आरसीसी पोल 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट तक यूज करते हैं ले जाने के लिए, ले आने के लिए, और उससे कम तो करते ही हैं। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चंस, और अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है ये, अगला क्वेश्चन है कि ACSR का पूर्ण रूप क्या है। इसी वीडियो के पहले पार्ट में आपको ACSR का फिगर भी दिखाया, उसके पूरा नाम भी बताया, उसका यूज क्या होता है कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए। ये वाला कोरोना नहीं, आप जो भी चल रहा है वो होता है इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण, एयर गैप के कारण, ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण। वहां पर ACSR मतलब उसके तीन, ये जो ऊपर से एल्युमिनियम रहता है और अंदर में स्टील लगा रहता है, स्ट्रेंथ को कवर करने के लिए, अधिक मजबूती यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसका पूरा नाम ACSR का होता है एल्युमिनियम कंडक्टर सुपर रेनफोर्स। यहाँ पर अलग चीज लिख दिया नहीं, ये वाला नीचे वाला देखिए, सॉरी ये नीचे वाला है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, मतलब ऊपर से एल्युमिनियम और एल्युमिनियम है चालक, अंदर में स्टील यानी इस्पात मजबूती के लिए, वर्षा में तो रेनफोर्स है ये मजबूती के लिए। समझ गए ना? तो आपका ये जो क्वेश्चंस है यूपीपीसीएल का 24/1/2019 का पांचों पार्ट में आपको 150 क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसका कंप्यूटर भी इसी आपको इसी पर अब उपलब्ध है, इसी चैनल पर, इजी वे चैनल पर। इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको इसके मैथ रीजनिंग भी मिलेंगे, अदर ट्रेड के RSC जितने भी रनिंग ट्रेड है कोशिश कर रहा हूँ सभी को आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का। तो इसीलिए आप शेयर और लाइक जरूर करिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट तो करिए भाई क्या है, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं तो क्या करेंगे करा के, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो, समझ में नहीं आएगा तो। समझ गए? तो इसीलिए चलते हैं, इसके बाद धन्यवाद। फिर हम अगले